लोकसभा चुनावों के बाद एक तरह से उत्साहित धड़े को हरियाणा जम्मू कश्मीर के बाद झटका लगा और कम उत्साहित धड़े को बूस्ट मिला। बस इसी इमोशन के साथ दोनों धड़े फिर चुनावों के लिए कमर कस चुके हैं। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। बहुत कठिन है डगर पनघट की, ठीक वैसे ही जैसे हालिया चुनावों में थी। क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख ले पाई है? क्या बीजेपी उसी फॉर्मूले को अपनाएगी? अगर हाँ, तो वो महाराष्ट्र में तो चलेगा नहीं। तो क्या बीजेपी के पास कुछ बैकअप प्लान भी है? अच्छा, क्या गुल खिला सकते हैं स्थानीय क्षत्रप? आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ करणवीर सिंह राजपुरा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं, और साथ ही मुकेश इंदौरिया जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। करणवीर भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। इस वक्त दूध का जला वाली स्थिति है आपकी, लेकिन क्या कांग्रेस छाछ फूंक कर पीने को तैयार है? स्वप्निल जी, कांग्रेस प्रदेश की सेवा करने के लिए तैयार है, प्रदेश के हितों को, प्रदेश के मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है। आपका मुहावरा शायद छाछ वाला दूध वाला, मैं उस पर नहीं जाते हुए, पर प्रदेश के हालातों को मुस्तैदी से उठाने के लिए कांग्रेस तैयार है, तत्पर है। आम आदमी के मुद्दों की बात करने के लिए तैयार है। लेकिन करणवीर भाई, मेरा सवाल सिर्फ राजस्थान को लेकर नहीं है। दरअसल मैं महाराष्ट्र और झारखंड को भी सोचूं तो उन चुनावों में भी तो आपको उतरना है ना। जी स्वप्निल जी, देश के समस्त जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो दलित से जुड़ा हुआ हो, आदिवासी से जुड़ा हुआ हो, महिला से जुड़ा हुआ हो, युवाओं से जुड़ा हुआ हो, उनको कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से उठाएगी और उठाती आई है। राहुल गांधी जी देश के युवाओं की आवाज बनकर विपक्ष के रूप में अपना काम कर रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक लगातार कांग्रेस संघर्ष का साथ इंडिया गठबंधन के साथ करने के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन करणवीर भाई, स्थितियां बदल गई हैं। देखिए, बदली कैसे, मैं बता दूं। जब आप हरियाणा चुनावों में उतरे तब एक अलग रुआब था कांग्रेस का, लोकसभा का सक्सेस था और सारी चीज़ें थी। लेकिन हरियाणा चुनावों के नतीजे वाले दिन आप देखें, आपने देखा होगा कि शाम होते होते आपके तमाम साथी आपको आंखें दिखाने लगे, कहने लगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, सीटों को लेकर बोलने लगे, यहाँ तक बोल दिया कि सीएम हमारा होना चाहिए। तो ये तो मुश्किलें खड़ी करने वाली बात है। करणवीर भाई, सुन पा रहे हैं करणवीर सिंह जी? हेलो। हाँ करणवीर भाई, सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है सर, कट के आ रही है। अच्छा करणवीर भाई, दोबारा दोहराएंगे एक बार? जी जी जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आप हरियाणा चुनावों में उतरे ना, आप एक अलग ही जोन में थे। हर कोई आपके ऑरा में बंधा हुआ था। लेकिन जिस दिन हरियाणा के नतीजे आ रहे थे, आपने देखा होगा शिवसेना की तरफ से बयान आ गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ गया। सबका ये कहना था कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। अब आपको उन्हीं लोगों का साथ लेना है अलग अलग जगहों पर। यूपी में तो उपचुनावों में सपा ने आपके लिए कुछ खास छोड़ा नहीं। महाराष्ट्र में आपसे कहा जा रहा है कि भाई सीएम तो हमारा होना चाहिए, आपको कम सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे इन लोगों के साथ? स्वप्निल जी, जब भी किसी की हार होती है तो कुछ ना कुछ सवाल छोड़ के जाती है। बेशक कांग्रेस पार्टी के साथियों ने उस हार के ऊपर पहला रिएक्शन दिया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन पुनः समीक्षा बैठक करेगा। हार के कारणों की भी समीक्षा की जाएगी। आने वाले समय में एक विपक्ष के एक मजबूत विकल्प के हार रूप की में समीक्षा के लिए समय नहीं है ना करणवीर भाई। अगला चुनाव तो घोषित हो गया, तारीखें आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने लोकसभा में बेशक महाराष्ट्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आपके साथी कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप कम सीटों पर संतोष करो, तो आप मान लेंगे? अभी स्वप्निल जी, बेशक तारीखों का ऐलान हो गया है, पर अभी समीक्षा बैठकें चलेगी। गठबंधन के जो भी सीटों का बंटवारे को लेकर बातचीत होगी, तो ये सब चीजें उन्हीं मीटिंगों में तय की जाएगी। नहीं, लेकिन क्या आप छोटा भाई बनने को तैयार हैं? क्या आप छोटा भाई बनने को तैयार हैं? शिवसेना चाहती है आप छोटे भाई बने, एनसीपी चाहती है आप छोटे भाई बने, समाजवादी पार्टी चाहती है छोटे भाई बने। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए प्रत्येक कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। उनको सबके साथ सहयोग लेकर साथ चलने के लिए तैयार है। इंडिया की बेहतरी के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में मुद्दों को इसी के इंडिया गठबंधन के साथ उठाने वाली है। आने वाले समय में यही इंडिया एक विकल्प के रूप में आएगा, देश के युवाओं के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए।
इन सभी के विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन ही इनका प्रतिनिधित्व करने वाला है। ठीक है। मुकेश इंदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल आपसे बेसिकली ये है कि अच्छा, श्याम झा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका। मुकेश भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है किस मोमेंटम के साथ कौन सा दल आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र के लिए, झारखंड के लिए या उपचुनावों के लिए? मुकेश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट पर हैं। सुन पा रहे हैं मुकेश जी? नहीं, मुझे उनकी आवाज़ नहीं मिल रही है। पीसीआर मुकेश जी से मुकेश जी, आपको एक बार ना एप्लीकेशन से बाहर आकर दोबारा मुझसे कनेक्ट होना होगा, तब आपकी आवाज़ मुझे मिलेगी। तो मैं आगे आपके पास आता हूं, एक बार आप ये कर लें। तब तक श्याम झा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। श्याम झा जी, देखने में क्या लग रहा है कि वो एक इंग्लिश में कहावत है, डेस्परेट टाइम नीड्स डेस्परेट एफर्ट। मतलब जब समय डेस्परेट वाला चल रहा हो तो डेस्परेट कदम उठाने होते हैं। ये हम आपके साथ महाराष्ट्र में देख रहे हैं, झारखंड में भी एक तरह से हम देख रहे हैं, जब आप कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ तो आप लोग भी सूंघ रहे हैं जो एहतियातन कदम बढ़ाना चाहते हैं। स्वप्निल जी, चुनाव जो भी होते हैं उसको गंभीरता से लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को गंभीरता से लेती है और जहां जो आवश्यक है वो कदम उठाए जाएंगे। और निश्चित मान के चलिए, महाराष्ट्र, झारखंड दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, लेकिन श्याम भाई देखिए, उत्साह के साथ कदम बढ़ाना, उत्साह के साथ कदम बढ़ाना और फूक फूक कर कदम बढ़ाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप आमतौर पर चुनावों में उतरते हैं ना, हम इस चेहरे के साथ उतर रहे हैं, अब की बार इतने नंबर, मिशन 180, मिशन ये, मिशन वो, ना महाराष्ट्र के लिए दिया है ना झारखंड के लिए दिया है। कुछ सोच के ही ये कदम उठाया होगा ना, ऐसे ही तो नहीं उठा लिया। अभी तक कोई मिशन वाला नंबर नहीं आया है आपका। अगर परीक्षा हो तो लक्ष्य लेकर के चला जाता है। चुनाव भी हमारे लिए एक परीक्षा के समान ही है। तो यहाँ का भी जो मिशन 180 या जो भी आपने उदाहरण दिए, वो भी जल्द आपके सामने आ जाएगा। झारखंड का भी देखो, आप जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे तो अब की बार 400 पार के साथ नारे के साथ उतरे ना, क्योंकि उसमें एक उत्साह था, उसमें एक कॉन्फिडेंस था। हरियाणा में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, ये भी है कि हरियाणा को लेकर आप दुविधा में थे, नहीं तो जलेबी बनाने वाले तो आप सुबह से बुलाकर रख सकते थे, 8 बजे से ही लोगों को जलेबी खिला सकते थे। जलेबी लाते लाते आपने 3-4 बजा दी। तो इसका मतलब है कुछ तो आप भी सूंघ रहे थे। क्या वही चीज आप महाराष्ट्र में भी सूंघ रहे हैं, झारखंड में भी सूंघ रहे हैं? 3-4 कहाँ बजे? 2 बजे तो जलेबियां तैयार हो गई थी कार्यालय में। अरे सर, जलेबी बनाने की कवायद 7 बजे चालू कर देते तो हम लोग 8 बजे ही खा लेते ना। ढोल वगैरह तो सुबह ही आ गए थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जलेबी अगर आप सुबह 7 बजे बनाना चालू करते तो हम 8 बजे भी खा सकते थे। लेकिन आपने देखा कि 2 बजे बाद अब स्थिति जलेबी वाली है, तो आपने जलेबी बनवाना शुरू की। स्वप्निल जी, केवल हमें अकेले को जलेबी नहीं खानी थी, पत्रकार बंधु भी पहुंचने चाहिए थे। और जो और लोग अरे सुबह से आपके ऑफिस में थे सर, इंतजार कर रहे थे। 2 बजे तक सभी आए, हाँ। जाके जलेबियां तैयार करवाई। अच्छा, सबको गर्म ही खिलानी थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ। अच्छा, नहीं, लेकिन सवाल फिर भी यही है ना कि वो एक्साइटमेंट महाराष्ट्र में और झारखंड में नहीं दिख रहा है ना, जैसे हरियाणा में नहीं दिखा था। देखिए स्वप्निल जी, दोनों राज्यों को लेकर हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। ठीक है। मुकेश इंदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे जो था वही अभी भी वही सवाल है। आपको क्या लगता है किस मोमेंटम के साथ कौन सा दल इन चुनावों में उतर रहा है? स्वपन भाई, कांग्रेस अपने ही बनाए चक्रव्यूह में गिर गई और उस खामियाजा हरियाणा के चुनाव के अंदर इनको भुगतना पड़ा। अमेरिका जाते हैं कांग्रेस के राहुल गांधी और सत्यनारायण पित्रोदा के साथ में ये होते हैं कि लोग हिंदुस्तान का लोकतंत्र नहीं। चाइना की तरफ पढ़ाते हैं कि वहां हिंदुस्तान में आप आइए, यहाँ पे लोकतंत्र हमारा सुरक्षित नहीं है। तो ये सारे मुद्दे जो राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उसको समझा। और सबसे बड़ी समस्या कि कांग्रेस कहां पे लोकल जो लीडरशिप है वो कर पाई, और उसका खामी ये हुआ कि विधानसभा के चुनाव के अंदर जो मार्ग भारतीय जनता पार्टी उसको प्लस लेने में कामयाब।
नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला महाराष्ट्र में थोड़ा ना चलेगा मुकेश भाई। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुजरात में चल गया, हरियाणा में चल गया, वहां पर स्थितियां लगभग एक जैसी हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे महाराष्ट्र में कि एंटी मराठा कम्युनिटी को एकजुट करने की हम कोशिश करें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मराठा कोई एक वर्ग या एक कास्ट नहीं है, वो एक बुके ऑफ कास्ट है। तो ऐसे में अगर वही फॉर्मूला अपनाने वाले हैं तो फिर तो बीजेपी के लिए मुश्किल ही मुश्किल है। अच्छा, दूसरा ये कि क्या वो बीजेपी किसी सीएम फेस पर जाने वाली है कि शिंदे के चेहरे पर जाएंगे? देखिए स्वपन जी, महाराष्ट्र के अंदर सब फैक्टर आएगा नागपुर। हाँ। और नागपुर वो अपने पूरे चुनाव के अंदर ग्राउंड रूट काम करेगा और उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप इसको देखिए, आम आदमी पार्टी जो सेंट्रल के अंदर यूपीए की गठबंधन की उसमें अलायंस है और हरियाणा में जाके वो कांग्रेस के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही है, तो आप इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ। और महाराष्ट्र के अंदर भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इलेक्शन जब तक डिक्लेयर होंगे, इलेक्शन के मोड में आ जाएंगे, वहां भी समीकरण आप बदलते हुए दिखेंगे। नहीं, डिक्लेयर तो होगा इलेक्शन। मैं ये बता दूं, डिक्लेयर तो होगा इलेक्शन मुकेश भाई। मसला ये है, मसला सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि अब क्या बीजेपी भी शिंदे गुट को अपना बड़ा भाई मानेगी, या शिंदे के चेहरे पे जाने को रेडी होती है या नहीं होती है, या हरियाणा से ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर कोई गलती ना कर बैठे। कांग्रेस से तो लगता है कि वो शायद गलती कर ही देते हैं, आजकल उनके दिन ही खराब चल रहे हैं। किसी मराठा चेहरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और बड़े भारत के रूप में जिस तरीके से इनकी जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। मैं जहां तक समझता हूं इनकी गठबंधन इस होगा कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो मुख्यमंत्री की दावेदार। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर करणवीर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। करणवीर सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप देखिए, माने या ना माने, लेकिन हरियाणा चुनावों के बाद कांग्रेस के लिए बहुत सी स्थितियां बदली। दूसरी बात यह है कि हार की समीक्षाएं तो आपने खूब की, लेकिन समीक्षाओं से निकलने वाले नतीजों को अपनाने में आप देरी कर देते हैं। अभी राहुल गांधी नाराज हुए कि ये क्या है भाई, अपने अपने मन की मनवाने पर तुल जाते हो। एक खास लीडर से भी वो गुस्सा हुए, पर वो तो कांग्रेस की एक परमानेंट टेंडेंसी बन रही है ना, वही तो नुकसान पहुंचा रही है। और उसी नुकसान वाली टेंडेंसी के साथ आप चुनावों में उतर रहे हैं। नहीं तो क्या कारण है कि यूपी की सीटें समाजवादी पार्टी आपके लिए छोड़ने को तैयार नहीं? वो तो आपके सहयोगी हैं। स्वप्निल जी, इंडिया गठबंधन की जो भी बैठकें होती है उनमें तय किया जाएगा और तय किया जाता है कि किस प्रदेश के अंदर कितनी सीटों पे कौन सा दल कितने चुनाव लड़ रहा है, क्या वहां का सीट शेयरिंग का सिनेरियो रहता है। ये सभी दल एक साथ बैठकर तय करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रही है और उनकी फीडबैक के आधार पर ही काम किया जाता है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में, मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा चुनाव में जिस तरह की अप्रत्याशित हार और जिस तरह के परिणाम आए हैं वो सबको चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं, आपका पोल्स भी वो भी फेल हुआ है, मीडिया के दावे भी फेल हुए हैं। अपन ने तो वहां की जनता आज भी, भाई विश्वास मानिए, हम लोगों ने हमारे चैनल पे आप देखेंगे हमने एक भी पोल नहीं लिए। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, पर पोल ऑफ द पोल्स जो है वो भी कांग्रेस की सरकार ला रहा था। वहां का आम जन भी यही चाह रहा था कि 10 साल का अन्यायकाल खत्म होना चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जिन पोल्स की आप बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन पोल्स के लिए कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हम पोल्स पर डिबेट के लिए गेस्ट ही नहीं भेजेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप बार बार उसी चीज में ले जाना चाहते हैं कि मैं जो सार बताना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह के परिणाम आए हैं वो जन भावना के विरुद्ध में, वो चौंकाने वाले हैं। और उसके बाद में बिल्कुल सवाल खड़े करके गए। उन सवालों पे समीक्षाएं होगी, बैठकें होगी, मनन होगा, चिंतन होगा और अवश्य। तो फिर आपके दोस्त जो आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स ये क्यों कह रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं एक बात कहता हूं, सुनिए, मैं आपके मैं इस बात को यही खत्म कर देता हूं। जो हमारे वेल विशर्स है, जो हमारे इंडिया के पार्टनर है, उनकी पहली प्रतिक्रिया थी चुनाव परिणामों के ऊपर, वो उन्होंने दे दी। अब उनके साथ इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए कांग्रेस बात करेगी, सीट शेयरिंग के लिए बात करेगी। आने वाले भविष्य में
सुनिए, आप इतने मासूम नहीं है कि उन्होंने आप उसको पहली प्रतिक्रिया कह दे और मैं मान लूं कि कांग्रेस ने सही बात बोली। देखिए, उन्होंने पहली प्रतिक्रिया में आपको इशारा किया कि आगे हम क्या आपके साथ करने वाले हैं, हम किस तरह से बार्गेनिंग में उतरने वाले हैं। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन अब देखिए, मैं मान लूंगा आप 100% कॉन्फिडेंट है। ये किसी भी पार्टी के ऑफिशियल का बयान नहीं था। अरे प्रियंका चतुर्वेदी दे रही हैं, उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन दे दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ऑफिशियल स्टेटमेंट, मैं कह रहा हूं फर्स्ट रिएक्शन था उनका। अखिलेश यादव ऑफिशियल स्टेटमेंट। गठबंधन का धर्म उनको पता है अच्छे से, आने वाले समय में ठीक है, मेरी बात सुनिए, मजबूती से दिखाई दे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये पूरी तरह से मान लूंगा कि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत कंफर्टेबली इस चुनाव में जा रही है। अगर आप अभी ये बता दें कि वायनाड से कौन उतरने वाला है? कांग्रेस कार्यकर्ता ही आएगा सर। कांग्रेस का, जबकि आप लोग लोकसभा चुनावों में इशारा कर चुके हैं, आपके बड़े बड़े दिग्गज की प्रियंका गांधी तैयार है। अब प्रियंका गांधी नहीं उतरती है तो ये क्रॉस करना हो जाएगा लोकसभा में दिए संकेत का। कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता मैदान में रहेगा वायनाड से। आने वाले समय के अंदर वहां के लोगों की आवाज को मुस्तैदी से सदन में रखने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां रहेगा। उसका चयन का नाम का चयन आपको ऑफिशियली रूप से बताया जाएगा। नहीं, ऑफिशियली तो बताया जाएगा। मैं कह रहा हूं ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं और ऑफिशियल ट्वीट्स हैं आपके पर्संस के लोकसभा चुनावों के दौरान कि वायनाड से प्रियंका गांधी होंगी। लेकिन ठीक है, जी इंतजार कीजिए, बिल्कुल जी इंतजार कीजिए, धमाकेदार एंट्री होगी किसी भी कार्यकर्ता की हो। देखते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप नाम बता देंगे जो कि आप पहले ही बोल चुके हैं तो फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर भी आएगा। लेकिन ठीक है, श्याम झा जी देखिए, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। झारखंड में आपने हाल ही में एक पूर्व सीएम को अपने पाले में लाया है। अच्छा, दूसरा स्थिति यह है कि जो महाराष्ट्र में आपके पूर्व सीएम है वही मौजूदा डिप्टी सीएम है और सीएम है शिंदे गुट से। तो अब क्या आप किसी सीएम के फेस पर महाराष्ट्र में उतरने वाले हैं या नहीं उतरने वाले हैं? देखिए, ये सीएम फेस पे अभी हाल फिलहाल जो पार्टी का जो निर्णय है वो अभी विचाराधीन है। सीएम फेस को लेकर के उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये अभी निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि जो हमारे सहयोगी दल जो भी हैं उन लोगों के साथ बातचीत पूरी हो गई है और निश्चित सब साथ मिलकर लड़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल की सरकार वहां निश्चित रूप से बनेगी दोनों राज्यों में। कितनी सीटें मांग रही है शिवसेना आपसे, शिंदे गुट? स्वप्निल जी, आवाज चली गई थी। कितनी सीटें मांग रहे हैं? उतनी सीटों पे आप ओके कर देंगे या ये एक बार फिर से आपके लिए एक मौका है कि चलिए हम एक बार फिर अपने आप को बड़ा भाई साबित करके दिखा दें? क्योंकि पिछली बार शिवसेना से आपके गठबंधन ये बड़े भाई छोटे भाई की झगड़े में निपटा था। अब तो शिवसेना ही दो धड़ों में बढ़ गई, लेकिन झगड़ा तो वो रहेगा, इशू तो वो रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसमें सीटों को लेकर के तय हो रखा है, क्या क्या किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। कोई विवाद नहीं है आपस में। ये इंडी अलायंस नहीं है सुखबीर जी, ये तय मान के चलिए। आज हनुमान बेनीवाल यहाँ पे इंडी अलायंस में हरियाणा में जाके निर्दलीय कित प्रत्याशियों के लिए क्या क्या प्रचार किया, कांग्रेस को कितना कोसा, पूरे देश ने देखा। और उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी से अलायंस है इनका, कहीं पे आम आदमी पार्टी इनके विरोध में चुनाव लड़ती है, कहीं ये साथ लड़ते हैं। आज पंजाब में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, दिल्ली में अस्वीकार कर दिया। तो ये मजबूरी का गठबंधन है। जो इंडी अलायंस है वो मजबूरी का गठबंधन है। वो कोई इनका कोई लक्ष्य नहीं है, केवल और केवल भाजपा को कैसे रोका जाए। नहीं, लेकिन श्याम जी, आप भी जानते हैं महाराष्ट्र में जंग तो तगड़ी है। विपक्ष ने मिलकर आपके पसीने तो छुड़ा कर रखे हैं शिंदे के सीएम बनने के बाद से ही। स्वप्निल जी, क्लीन स्वीप है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आएगी, क्लीन स्वीप है, कोई पसीने नहीं छूटे और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं दोनों राज्यों में। चलिए ठीक है, मैं मुकेश भाई आपके पास आ रहा हूं। मुकेश भाई देखिए, मेरे हिसाब से और जिस तरह से डेट्स हैं, जिस तरह से चरण है, महाराष्ट्र में तो एक ही चरण में होना है। तो अगर कोई लहर है तो वो एक ही में हो जाएगी, पता चल जाएगी है कि नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र मेरी नजर में टफ फाइट है। झारखंड में पाला आप 60-40 का मान सकते हैं। और रही बात उपचुनावों की, तो उपचुनावों में वायनाड एक ऐसी सीट रहेगी जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में आएगी। और उसके अलावा जो विधानसभा सीटें, उससे कोई खास फर्क किसी भी सरकार की सेहत पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उनका मैसेज भी बड़ा होगा। मुकेश जी, लगता है मुकेश जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। बहरहाल ओवरऑल सिनेरियो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी वही गुजरात और हरियाणा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहती है
तो स्थिति टफ हो जाएगी। मुकेश इंदौरिया जी, आप आ चुके हैं मेरे साथ। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर स्वपन जी आप सही, भारतीय जनता पार्टी के लिए फाइट टफ है, कारण वो सत्ता में और गठबंधन की। लेकिन मैं जहां तक जनता पार्टी अगर टिकट वितरण का विशेष ध्यान रखे तो कहीं 50-50 के चांसेस होंगे और ये फाइट में आ जाएगी। और रही बात झारखंड की, झारखंड के अंदर आप 60-40 का आकलन कर रहे हैं, मैं उसको 70-30 के रूप में देख रहा हूं। पलड़ा भारतीय पार्टी का भारी है और उपचुनाव जिस तरीके से वायनाड है, वायनाड कांग्रेस के पास में जाएगी, लेकिन जो अदर सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।